प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की 40 मिनट की बात होती है, पर वो बात खत्म होते ही वहां के जो इंडिया में एम्बेसडर आए हुए हैं और वो यूनिक व्यक्ति हैं, इनसाइड थे, वो अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे व्हाइट हाउस की अपनी प्रीवियस पोस्ट में जब प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए थे। तो ये वाले यूएस एम्बेसडर को नॉर्मल एम्बेसडर की तरह कोई भी नहीं लेता जो जियोपॉलिटिक्स समझता है। वो कहते हैं स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर इवेंट्स। तो कॉल की क्या सिग्निफिकेंस थी, वो एक पहलू है। दूसरा, उससे पहले ट्रंप ने कह दिया था मैं नेवल ब्लॉकेड करने जा रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का करने जा रहा हूं कि ईरान से कोई शिप जा ना पाए, टोल लेके कोई शिप आ ना पाए, तेल ना जा पाए। वो मेरे अनुसार टारगेटेड था ज्यादा चाइना के ऊपर, पर भारत पे भी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने कहा फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। पिछली बार ही कुछ नहीं कहा था, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप कहा था। तो वो क्या संकेत है, क्या वो संकेत हम भूल रहे हैं वॉर के अंदर जो ट्रेड था, सैंक्शंस था, जो पूरा ट्रंप ने 25 में हड़कंप मचाया हुआ था, उसको रिलेटेड है। और थोड़ा फैक्टर जो जरूरी है, पाकिस्तान का क्या हो रहा है, जो फंस गया है सऊदी अरेबिया को ट्रूप्स भेज के, क्या वो पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन का हिस्सा बनने वाला है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं एज यूजुअल, और सबको डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल रैना जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार शरण जी, आपको दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। सर टॉप से ही स्टार्ट करें तो भैया, ये ट्रंप का भी ये ब्लॉकेड स्ट्रेटेजी क्या है स्टेट ऑफ हॉर्मोज की, और क्या ये चाइना को टारगेटेड है, और चाइना का इस पे क्या रिस्पांस हो सकता है? व्हाट इज द सिचुएशन ऑल अबाउट? जब ये युद्ध सो कॉल्ड युद्ध शुरू नहीं हुआ था और बिल्डअप चल रहा था, अमेरिकन ट्रूप्स आ रहे थे, तो किसी चैनल पे डिस्कशन में मैंने कहा था कि भाई अगर आपको ईरान को रियली तंग करना है तो आप ना ब्लॉकेड लगा दो। अब सी ब्लॉकेड का लीगल इम्प्लीकेशन है, पर जिसका दुनिया में डंडा है, जिसके पास कहता ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसने कौन से कोई कानून माने आज तक। वेनेजुएला में घुस गया था तो वही कुछ भी कर सकता है अमेरिका। तो तब मैंने कहा था ब्लॉकेड लगा दो यार, गोली मत चलाओ, क्योंकि आप गोली नहीं चलाओगे तो ईरान आप पे गोली नहीं चला सकता। तो आप उसका ऑयल सप्लाई बंद कीजिए। ऑफ कोर्स सुपर पावर है, उसका नेक्स्ट जो कम्पिटिटर है इमीडिएट वो चाइना है, उसका तेल इसने बंद करना था। वेनेजुएला में बंद किया, रशिया को भी बोल रहा काम करो, वो तो था ही था। बट ये सब जो हो रहा है आज, इतना 25,000 मिशन और 40-50 जहाज घुमा के और 45 बिलियन का असला खर्चने के बाद ये बिना गोली चलाए भी हो सकता था। ये ब्लॉकेट पहले भी लग सकता था। अगर आप ये लड़ाई ना करते तो ईरान की हिम्मत ना होती आप पे अटैक करने की। अभी सिचुएशन ये हो गई है कि ब्लॉकेड बाई इटसेल्फ ना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चाइना या किसी को तंग करेगा, अमेरिका खुद बहुत परेशान हो जाएगा। बिकॉज देखिए आप उनकी जो मार्केट है ना, वो मार्केट फोर्सेस ड्रिवन इकॉनमी है। वो चाइना की तरह नहीं है या रशिया की तरह नहीं है। दुनिया का एकमात्र मुल्क है जिस खुद अपना तेल बेच के पूरी दुनिया को बेच रहा है। 10 मिलियन बैरल पर डे निकाल रहा है अपने देश के अंदर से अमेरिका, और दुनिया को बेच रहा है, हम भी खरीद रहे हैं। लेकिन उसकी अपनी कंट्री के अंदर जो $2.5 से $3 गैलन हुआ करती थी गैस की, आज वो 6 से 8 हो गई है। और अगर उसको कंट्रोल करना तो एक ही तरीका है कि इसको अपनी सारी जो कंपनीज हैं तेल वाली, उन सबको नेशनलाइज करना पड़ेगा। फिर जाके तो वो कर नहीं सकता। कई चीज़ें अमेरिका में हो ही नहीं सकती। जैसे आप स्मॉल आर्म्स से जो वेपन इंडस्ट्री है उसको बंद नहीं कर सकते, आप ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज नहीं कर सकते, फिर तो ख़त्म हो गए। तो इसकी पीड़ा इसको खुद महसूस हो रही है। अमेरिका के अंदर शोर मचना शुरू हो गया, मिड टर्म सामने खड़ा है। तो ये शुरू से लग रहा था कि ठीक है, ये प्रेशर टैक्टिक्स बना रहा है, कुछ कर रहा है, इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरा, चाइना शुरू से चुप था। सीरिया के टाइम पे चाइना और रशिया ने मुंह नहीं खोला। ईरान की भी पिटाई हुई तो चुप ही रहे, कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही ब्लॉकेड लगा, चाइना ने कल कह दिया कि बड़ा डेंजरस गेम है, ये ना खेली जाए तो अच्छी है। और फिर एक चाइनीज सैंक्शन शिप क्रॉस भी कर गया, 3 वापस चले गए और एक निकल के चला गया। तो ये कल रात की भी एक डिस्कशन में मैंने कहा था कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज पूरी दुनिया इसमें सफ़र करेगी। और ऐसा थोड़ी है कि ट्रंप जो है वो उसका कोई दुनिया में किसी से बोलचाल ही नहीं है। मोदी जी से बोलचाल है, नेतन्याहू से बोलचाल है, पुतिन से बोलचाल है, होता है फ्रेंच वाले के साथ, जर्मनी वाले। तो लोग फ़ोन करके बोले सर क्या कर रहे हो आप, क्यों मार रहे हो, हमारी जान क्यों निकालने में लगे हुए हो। आप देखिए ना, यूरोप है, उसके पास रिजर्व्स नहीं है, ना ऑयल के ना गैस के। उनको अमेरिका से जब खरीदते हैं उनको 30% महंगी पड़ती है। उनकी चीपेस्ट आती थी रशिया से, आपने बंद करवा दी। तो पूरी यूरोपियन इकोनॉमी की वाट लगी हुई है। अब बहुत अच्छा लगता है देखने में कि अमेरिका ने यूरोपिया को वाट लगा दी, लेकिन जब ये वाट लगाओगे तो आपके प्रोडक्ट्स यूरोपियन खरीदेंगे कहाँ से? जब देश दुनिया की इकोनॉमी टूटेगी तो आप बिजनेस किससे करोगे? आज आप खुश हो रहे हो कि मैं तेल बेच रहा हूँ, ऐसा टाइम आएगा लोग कहेंगे भैया जी तेल अब उधार पे देते बनिया जी, 6 महीने बाद पैसे लेना, फिर क्या करोगे?
तो देयर इज अ लिमिट कि आप लोगों को परेशान कर सकते हो, उसके बियॉन्ड वो परेशानी आपके घर के अंदर आ जाती है, खास करके जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रेसिडेंट हो जहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं सब कुछ। तो ये सर लग रहा मेरा था कि चलेगा नहीं, बट ये भी था कि खत्म नहीं होगा, ये ऐसे करता रहेगा जो ये कर रहा है ना, कभी एक जहाज निकल गया, कभी दो निकल गए, बट जहाँ पे एक दिन में 120-25 जहाज निकलते थे ईश्वरन जी, अगर उस पर अगर आप 5 या 6 जहाज निकाल रहे हो तो दुनिया की तो वाट लगी हुई है ना, फिर वो तो लगी। आप देखो, तो आप जापान को जी सर ये दोनों की स्ट्रेटेजी बन गई। ईरान ने वेस्ट एशिया की वाट लगाई इनकी जंग में। अब ट्रम्प बिकॉज हैंडल नहीं हो पा रहा, वो बोलता है मैं पूरे वर्ल्ड की वाट लगाता हूं। तो बेसिकली लड़ाई दो इंटरेस्ट्स के बीच में है, जिसमें ये पूरे वर्ल्ड को जबरदस्ती एक तरह से ड्रैग इन करना चाह रहे हैं। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आज, जो आपने पहले बोली होगी पर मेरी मेमोरी में उसमें नहीं थी, जो आप कह रहे हैं कि ब्लॉकेड तो ये पहले भी हो सकता था, विच इज ट्रू। तो ये ब्लॉकेड स्ट्रेटेजी ना अपना के वॉर स्ट्रेटेजी क्यों इरादा था? ईरान को घुटनों में आप एब्सोल्यूट जैसे पुराने जमाने तक किले के अंदर हुक्का, पानी, खाना सब बंद कर दो, नेशन विल कोलैप्स। ये तो वो पहले भी कर सकते थे एक तरह से नेवल ब्लॉकेड, तो वो तब क्यों नहीं किया और अब क्यों कर रहे हैं? क्या फंडामेंटल डिफरेंस आया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनफैक्ट मुझे लगा कि ये स्किप कर जाएगा आप कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं थी। अगर ये बेस्ट होती, क्यों? जो मैंने आपको रीजन बताया कि आप दुनिया को कष्ट में डाल रहे हो, ट्रेड इतना गंदा कर दोगे, इकोनॉमी तोड़ दोगे कि ट्रेड ही नहीं हो पाएगा, फिर आप क्या बेचोगे, क्या खरीदोगे? और अगर हुतीज ने रेड सी में ब्लॉकेट लगा दिया तो आपको तो भारत से दवाइयाँ नहीं पहुंचेंगी अमेरिका में, बाकी छोड़िए आप। ग्लोबल साउथ जिसका गंदम अनाज तब बंद हुआ था जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी। अगर ये कुछ करोगे आप, अमेरिका कितना तेल प्रोड्यूस करता है? फर्टिलाइजर जीरो। फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं रशिया, यूक्रेन, गल्फ की कंट्रीज। तो जब आपके खाने पीने के लाले बढ़ जाएंगे, आपके घर के अंदर क्रॉप, आपको पता ना, अगर आप जब फर्टिलाइजर बेस्ड क्रॉपिंग से जब आप ऑर्गेनिक पे जाते हो तो कम से कम 2 साल लगते हैं स्टेबल होने में। पहले क्रॉप का बिल्कुल आउटपुट डिप हो जाता है। हमारे अपने घर में हमने जब किया 96 में तो हुआ 1/3 पे आ गया था पहले साल, अगले साल थोड़ा सा ऊपर आया, थर्ड ईयर अभी बराबर ज़रा दे रहा है। तो वो क्या दुनिया उस शौक को सह सकती है आज के हालात में? तो इसका ये मतलब है कि ये ब्लॉकेड की जो पॉलिसी थी डिस्कस हुई होगी, इसको ऑप्शन 1 नहीं बनाया गया क्योंकि वो लगा कि हम तोड़ ताड़ के इसको मार मोड़ के सीधा कर लेंगे, बिकॉज इसमें ये ज़्यादा कॉस्टली थी। क्योंकि एमिनेशन वगैरह तो आप बना लोगे दोबारा टाइम, इकॉनमी अगर टूट गई दुनिया की तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे। तो पर ये मजबूरी, जैसे आपने कहा ना कि फंस गया, अब निकलने का रास्ता नहीं है, तो उस पहले मार के कुछ मारा, मारो जी, मार दिया, वो झुका ही नहीं। वो कहता है और मार लो यार, तोड़ लो सब कुछ जो है, पर मैं नहीं, देखो मैं हॉर्मुज नहीं खोलूंगा। तो टेक्निकली तो ये बात बिल्कुल सही है कि हॉर्मुज पहले खुला हुआ था, आप बिना लड़ाई किए ब्लॉकेड लगा देते हैं, लेकिन ब्लॉकेड एक बहुत बड़ा एक पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट है, फिर वो एक वर्ल्ड वॉर टाइप स्टार्ट हो गया। आप देखिए, अगर ये 4-5-6 हफ्ते ब्लॉकेड नहीं खुलता सपोज, तो जो ग्लोबल साउथ के लोगों में भूखमरी मच जाएगी। ना फर्टिलाइजर होगा क्रॉप उगाने के लिए, और ना आपके पास अनाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। अब हम अपना अनाज बेच रहे हैं ईरान, ह्यूमैनिटेरियन, बिकॉज कुछ लॉज तो ये मानता है अमेरिका कि ठीक है भाई, लोगों को भूखा नहीं मारना, बिकॉज अगर आप भूखा मारोगे तो ईरान में ईरानी आपके खिलाफ हो जाएंगे। आज क्या है कि आप कहते हो रजीम हमारे खिलाफ है, ईरानी हमारे दोस्त है। कल को जिस सोसाइटी के बच्चे भूखे मरने शुरू हो जाएंगे तो वो वैसे भी आपको गाली निकालते हैं, पर वो गाली निकालेंगे। तो हमारे पास है स्टॉक, हम बेच रहे हैं, पर कितने देश हैं जो कि अफोर्ड कर पाएंगे? इसलिए ये चॉइस हमेशा थी, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए इसको थोड़ा पीछे रखा गया। और अभी सर जब वो पहले वाले चाल नहीं चली तो ये चला दी जी। सर जो आप कह रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन में कि ये बहुत दिन नहीं चलेगा, अभी मेरी टीम ने बताया कि 2-4 मिनट पहले ही ट्रंप ने अब एक नया शगुफा छोड़ा है, नया ट्वीट किया है कि मैं 5 मिनट पहले ही कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा हूँ। भाई तूने बंद कब किया था? खोल, वो सब ईरान के हाथ में है, पर वो छोड़िए सर। चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई एम डूइंग इट फॉर देम एंड ऑल्सो द वर्ल्ड। भाई पहले ही खुला था। द सिचुएशन विल नेवर हैपन अगेन। They have agreed not to send weapons to Iran. ये इंपॉर्टेंट लगा सर मुझे। President Xi will give me a big fat hug when I get there in few weeks. We are working together smartly very well. Doesn't that beat fighting? But remember, we are very good at fighting. If we have to, far better. तो सर जो आप कह रहे थे 1 दिन या 2 दिन, 3 दिन हुए मेरे ख्याल से नेवल ब्लॉकेड बोले हुए, वो 3 दिन भी नहीं चला इसका तो भाई का। बट नहीं चल सकता। हाउ डू यू डिकोड दिस? जो चाइना फैक्टर है, व्हाट इज दैट फैक्टर? इनफैक्ट कल मंडे रात को स्टार्ट हुआ था, तो आज तीसरा दिन है डिफेक्टो, लेकिन
चाइना, मैंने जैसे कहा, चाइना और रशिया चुप थे। वो सबको पता था कि वो सैटेलाइट से हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस वाइडेंस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इस बार चाइना ने कल कह दिया था कि दिस इज डेंजरस मूव, और चाइना का ये कहना डेंजरस मूव, कल पूरे वर्ल्ड के मीडिया में शोर मचा हुआ था कि चाइना ने रिएक्ट किया है, और शायद रशिया भी रिएक्ट करेगा। रशिया का रिएक्शन तो यूक्रेन पे आएगा, बड़ा सिंपल सा है, उसको सामने पड़ा हुआ है, वो तो ठीक है। लेकिन चाइना, अच्छा दूसरा ये था, 2 मीटिंग्स अगले 2 महीने में प्लान थी, प्री प्लान्ड है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, एक किंग ऑफ लंदन के साथ, इंग्लैंड के साथ, द रॉयल हाइनेस, और दूसरा शी जिनपिंग की। हम लोग सारे सोच रहे थे और आज भी मानते हैं अगर ये नहीं सुधरा तो शी जिनपिंग के साथ इसकी मीटिंग नहीं होगी, नहीं करेगा वो। शी जिनपिंग के बारे में बड़ी खबरें आ रही थी बाहर से कि चाइना बड़ा वीक हो गया, उन्होंने 100 जनरल निकाल दिए। तो मेरा कहना दूसरा है कि अगर एक प्रेसिडेंट जनरल्स को निकाल रहा है, 100 जनरल्स निकाल दिए, इसका मतलब प्रेसिडेंट स्ट्रांग है। एक वीक प्रेसिडेंट अपने जनरल्स को फायर नहीं कर सकता, शाबाश को पूछ के देखिए। तो चाइना में ठीक है प्रॉब्लम चल रही होगी, बट इतना माड़ा नहीं है कि आप बोलो कि खत्म हो गया जी, चाइना इज गॉन। वो बीच में चल पड़ा था यार, चाइना बैठा कुछ नहीं कर रहा, रशिया कुछ नहीं कर रहा, ईरान मार खा रहा है, ऐसे नहीं होता। कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता शरण जी, लड़नी खुद पड़ती है, दुनिया आपकी हेल्प करती है। तो जब ये प्रेशर पड़ा तो चाइना क्लियर वार्न कर दिया कि भाई ये डेंजरस है। फिर तो अभी क्लियर कट हो गया ना कि आप चाइना पे, अभी आप चाइना पे अटैक कर रहे हो, बिकॉज आप भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हो, वो आपको फ्रेंड बोल रहे हैं, क्या बात हुई, मोदी साहब ने क्या बोला, समझाया होगा शायद पॉसिबली कि मत करो, दिस इज डेंजरस फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग अस। आई डोंट नो क्या बात है, तो हमारे तो आया नहीं उसका ट्रांसक्रिप्ट। तो अच्छा हुआ कि गुड सेंस प्रिवेल कर गई। अब इसकी विश्वास भी करना मुश्किल है शायद लिखता कुछ है करता कुछ है, पर एज्यूम कर लेंगे जो आपने दिखाया ये सच है, तो ये अच्छा मूव है। क्योंकि अगर आप ना करते, मैं चलो चाइना को भूल जाओ, भारत को भूल जाओ, रशिया को भूल जाओ, हम मैनेज कर लेते हैं, हम सिविलाइजेशन है पुराना, चूल्हे वुल्हे जला के काम चला लेंगे। ईरान को आप इतना फ्रस्ट्रेट कर देते ना कि उसकी तेल की सप्लाई, उसके तेल ऑयल वेल ओवरफ्लो करने लगते, बिकॉज देखो अगर आप ये बेच नहीं पाओ तो तेल के कुएं से पानी की तरह तो बहता है तेल, वो रुकता थोड़ी है। यू आर नॉट पंपिंग ऑयल वेल, ये होता है ना कि इट्स नॉट अ ट्यूब वेल, ये ऑयल वेल है जिसमें तेल आता रहता है। अगर आप उसको स्टोरेज कैपेसिटी में नहीं डालोगे, जैसे आपका ये खर्ग आइलैंड में बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी थी ईरान की, उन्होंने तो काफ़ी तोड़ी है अमेरिका ने। बाकी जगह जैसे बुशायर में है, तेहरान वाली तो उड़ाई दी थी उन्होंने। तो एक स्टेज आनी थी कि ईरान को अपना तेल के कुएं बंद करने पड़ने थे, क्योंकि आप क्या करोगे, आपकी गलियों में तेल बहे और आग लग जाए, ऐसा तो अलाउ नहीं कर सकते आप। तो आप उसको बंद करते, एक बार कुआं बंद हो गया, ये जैसे स्टील प्लांट होता है, अगर स्टील प्लांट एक बार बंद कर दिया आपने कोयले वाला, तो ऑलमोस्ट 1 साल लगता है उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जिसमें मेटल जाके पिघल के स्टील बनता है। तो सिमिलरली अगर आप कुआं बंद कर देंगे तो मिनिमम लोग कहते हैं कि 1-1.5 महीने की मार है मिनिमम। तो फिर उस फ्रस्ट्रेशन में ईरान क्या करता, बाकियों के साथ, अमेरिका के साथ करता ना करता देखते, इनकी तो तबाही मच जाती। तो मैं तो इसको बड़ा एक अच्छा वेलकम, बिकॉज देखिए एज ए सिटीजन ऑफ वर्ल्ड हमने तो अपनी उम्र ज़िंदगी काट ली, बड़े इसका मतलब तो नहीं कि हम तबाही बर्बादी करें और खुश होकर तालियां बजाएं, वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज किसी के लिए अच्छा नहीं है। कल को जैसे हम कहते हैं कि यहाँ न्यूक का कुछ होता है, हम इतने पास है ईरान के कि एक वेस्टर्ली विंड भी आएगी तो हमारे वेस्टर्न इंडिया के पोर्शन को इफेक्ट कर सकती है। तो ये तबाही ना ही मचे तो अच्छी है। उस तरीके से अगर ये सच बोल रहा है तो वो मैं कभी एक साथ में लगाता हूँ, तो हम इसको वेलकम करते हैं, अच्छा मूव है जी। पर सर जब ये ट्रैप हो ही जा रहा है तो एक परसिस्टेंट खतरा जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये है, जापान में इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि जीत चुके थे जंग ये, बट इनको था कि अगर हम ग्राउंड इन्वेजन भी थी, बट हम साफ करते हुए जाएंगे तो हमारे बहुत सैनिक बनेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया, वो इनका एक माइंडसेट था। और वो ट्रंप नहीं था, वो एक यूएस माइंडसेट, अगर मैं बोलूं डीप स्टेट बोलिए उस समय, जो भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलिए। अब अगर ये फंस ही जाते हैं ईरान पे, तो जो आप इशारा कर रहे हैं डेस्परेशन में दे कुड गो फॉर द एन ऑप्शन, तो सर उसका कितना आपको संभावना लगती है? तो अगर ये पीस नहीं होता, ईरान भी ज्यादा ही जिद्दी बन जाता है और चलो जो नुकसान हुआ उसके बाद अड़ा रहता है, नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलता, तो आई डोंट सी इट एज एन इम्पॉसिबिलिटी कि अमेरिका जापान वाला दोबारा करे, व्हिच इज हो सकता है। जापान, इनफैक्ट आपने बहुत सही कहा, जापान की लड़ाई तो रूस के साथ हो रही थी उस टाइम, रशिया लड़ रहा था जापानीज के साथ, लेकिन जापान को क्यों मारा इन्होंने? वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये कहा जा रहा था कि नंबर 2 इकोनॉमी अगले 10 साल में जापान बनेगी अमेरिका के बाद। तो उनको एक खतरा था कि जापान ऊपर आ जाएगा डिस्प्लेस करने का। तो वो इनसिक्योरिटीज अमेरिका की आज भी हैं। बट कमिंग टू ये वाला कि अगर देखिए मैं क्यों कह रहा था न्यूक, अगर आपके पास कन्वेंशनल काम नहीं कर रहे, आपने क्रूज मिसाइल भी मार लिया, आपने डम अम्यूनिशन भी मार लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके जहाज भी गिर गए, तो आप ईरान को काबू नहीं कर पाए क्योंकि वो मजाक डिप्लॉयमेंट में चला गया और सारे इंडिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट इनके पास सबसे बड़ा गैम्बल था स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस इन्होंने लॉन्च की,
जिसके ऊपर किताब मेरी आज ही खत्म हुई है और 30 तारीख को रिलीज हो रही है, मैंने लिख दी साथ साथ में। वो ऑपरेशन फेल हो गया। इस्फहान के बाहर इनको अपने 4 जहाज जला के आने पड़े खुद ही। आपका कन्वेंशनल ऑपरेशन काम नहीं कर रहे, आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही, आपके स्पेशल ऑपरेशन जो बड़ा हाई रिस्क मिशन था वो फेल हो गया, आपके सरप्राइज खत्म हो गया, तो डिस्कवर कर लिया गया, तो ऑपरेशन खत्म। तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन ये थी, ये जो ब्लॉकेड, क्योंकि ब्लॉकेड भी एक ट्रेड के खेल मैदान में अब न्यूक्लियर अटैक की मानी है कि पूरी दुनिया बंद कर दो या 20% एनर्जी बंद कर दो, और अगर वो हूथीज वहां से जुड़ जाते तो सब कुछ ही बंद हो जाता। उसके बाद लास्ट अगर ये भी काम नहीं करता, जो कि नहीं कर रहा, तो फिर क्या होना था? न्यूक। तो न्यूक का ऐसा है कि फिर अमेरिका जस्टिफाई करता कि देखो जी यूरेनियम हमें मिल नहीं रहा, फलानी टनल में था, तो हमने छोटा न्यूक, टैक्टिकल न्यूक मारा है उसको पूरी अंदर दफनाने के लिए। अब आप तो टैक्टिकल न्यूक मार सकते हो, आगे से वो क्या मारेगा? कोई कंट्रोल है? और वो मारता था अगर दुबई में, जा मारता रियाद पे या दोहा पे, तो क्या होता? तो क्योंकि ईरान ना अगर मरने की स्टेज, अभी वो पिटा हुआ है, मरा नहीं है, मतलब बुरी तरह से पिटा हुआ है। अगर ये मरने की स्टेज पे आ गया ना, जिसका मतलब अगर न्यूक यूज हो गया इधर से या उधर, तो वो अपने साथ इन सबको डुबो के जाएगा। और पॉसिबली अमेरिका का युद्धपोत के ऊपर भी उसने अभी तक सीरियसली अटैक किया नहीं है। तो उसने पहले कहा था मेरे पे गोली चलाओगे मैं रीजनल वॉर बना दूंगा, उसने बढ़ा दी। और देखिए हमारे पास खबर नहीं है, यूएई में सेंसर है, सऊदी में सेंसर है, कतर में सेंसर है, इजराइल में सेंसर है। हमें तो खबरें पता नहीं चल रही कि वहाँ तबाही कितनी हुई है। हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ईरान को पिटाई हो रही है, ईरान की पिटाई हो रही है, ईरान की पिटाई हो रही है। वो ठीक है, पिटाई हो रही है, वो खा रहे हैं। सो न्यूक एक ऑप्शन जिसके बारे में मैं नहीं, काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जिस शुरू हुआ था ना, हमें लग रहा था कि ईरान सरेंडर करेगा नहीं, मानेगा नहीं, और एक स्टेज आएगी। बिकॉज इसमें आप देखिए ईरान और अमेरिका का रिश्ता बड़ा अजीब सा है, शुरू से ना एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। आप कहीं भी देखें, अभी जो पिछले बम्बार्डमेंट हुई, जब इनका जनरल मारा था इसराइल ने, फिर इन्होंने ईरान ने रिटेलिएट किया था यूएस की बेस इराक के अंदर, पहले बता के बेस खाली करवाई, फिर 2 मिसाइलें फेंकी। फिर जब कतर पे इसराइल ने अटैक किया, ईरान ने कतर पे अटैक किया वापस बता के, अमेरिकन बेस पे, बेस पूरी खाली कराई, आधे घंटे बाद फायर किया। इनका ही चलता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़ाई जो है यूएस और ईरान की लड़ाई तो है ही नहीं, ये लड़ाई है इसराइल और ईरान की। और अमेरिका चाहे इस लड़ाई को बंद करने की कोशिश करे, यहाँ से निकलने की कोशिश करे, इसराइल का फंडा बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि भाई नहीं, मेरे को ईरान का अंत करना है। अंत अभी हो नहीं सकता, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो ऑप्शन क्या बची? ऑप्शन ये थी कि आप जो अमेरिका क्या कह रहा है, आज देखो अभी उसके स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि चाइना के लिए मैं काम कर रहा हूँ, आप सबके लिए काम कर रहा हूँ, चाइना हथियार बंद कर देगा ईरान। चाइना ईरान को हथियार बेच रहा है, कभी ये मुद्दा था? एक ऑब्जेक्टिव था? नहीं था। ये तो अब आप नए नए रीजन ढूंढ रहे हो ना कि चलो मैं बोलूँगा हाँ चाइना ने हथियार बंद कर दिया, इसकी तो बात ही कभी नहीं हुई। न्यूक्लियर की बात पिछले जून के बाद नहीं हुई। पिछले जून में आपने कहा न्यूक्लियर खत्म कर दिया, हमने उड़ा दिया सारा, फर दो सब खत्म। जब यहाँ फंस गए तो आप न्यूक्लियर की बात करने लगे। प्रिंसिपली इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ईरान न्यूक बनाता है तो बनाने दो, हम उसको मारते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सीरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम तोड़ा, हमने इराक का प्रोग्राम तोड़ा, और हम पाकिस्तान का तोड़ गए थे, इंदिरा गांधी ने कॉपरेट नहीं किया। तो कहते हैं जब ऐसा हमें लगेगा हम इसको उड़ा देंगे। लेकिन आप ईरान को सैंक्शंस नहीं उठा सकते, आप उसको अमीर मत बनने दो। अगर अमीर बन गया ईरान तो फिर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अमेरिका ने क्या किया लड़ाई करते हुए? जिस दिन फायरिंग स्टार्ट हुई, ईरान को परमिट कर दिया तेल बेच। रशिया जिसको सैंक्शन लगा रखे थे यूक्रेन को, उसको तू भी बेच, हमें बोला तू रशिया से खरीद। तो ईरान जो 45 साल से तेल ऑफिशियली नहीं बेच पा रहा था, उसने लड़ाई के टाइम पे 2.5 मिलियन बैरल पर डे बेचा। तो क्लियर दिख रहा था नूरा कुश्ती फिर स्टार्ट होगी इनकी, रशिया अमेरिका और ईरान का पुराने जो है ना, बिकॉज बहुत सारे ईरानियंस अमेरिका में पढ़ते हैं, रहते हैं, और बहुत सारे ईरानियन जो ईरान में हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, वो अमेरिका एजुकेटेड है। तो इनका एक रिलेशन बड़ा अजीब सा है, मगर इसराइल है कि मानता नहीं। तो जब हम न्यूक की बात करते हैं तो फिर हम इसलिए इसको फैक्टर इन करते हैं कि इसराइल बोलेगा भाई इसको कंक्लूजन पे लेके जाओ। और ऐसी लड़ाइयाँ आप कंक्लूजन पे कैसे लेके जाओगे बताओ? ईरान भारत के आधे साइज का है, कोई छोटा मोटा कोई भूटान थोड़ी है। तो ये खतरा अभी भी है। जब तक यहाँ से डिसएंगेज नहीं होते, हमें वेलकम तो करना चाहिए ट्रंप की ट्वीट को, बट थोड़ा कॉशियस होके, बिकॉज उसके फिर थोड़ा ट्रस्ट करना भी मुश्किल है। जी सर, अब मैं थोड़ा आना चाहूंगा भारत की कॉल पे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो हुई है, क्योंकि एक हमारे मीडिया में बहुत शोर मचा हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान में पीस टॉक हो रही है, पाकिस्तान वेन्यू है, आप लोग बात कवर करते हो, बहुत बड़ी जीत है। और अगर इंडिया में ऐसा हुआ होता तो आप बोल रहे होते जी आप विश्व गुरु बन गए हो,
अब पाकिस्तान में हो रहा है तो आप उसको ड्यू एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे, जबकि वो फेल हुआ, उसको क्या लोन था नहीं था वो एक मैं आऊंगा सऊदी अरेबिया एंगल पे। बट अब भारत पे जब कॉल होती है और उसके अंदर सरजीव गौर बाद में स्टेटमेंट देता है लुक फॉरवर्ड फॉर एक्शन, और प्रधानमंत्री का ट्वीट दोनों बातें कवर करता है कि माय फ्रेंड, देन इट गोज ऑन टू के हमारे जो सारे सेक्टर्स के हैं जो मैं सोचता हूँ ट्रेड को लेके, और एंड में बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना है, सबके हित में है। तो ये आपको क्या लग रहा है कि इस समय इतनी बड़ी कॉल और रेगुलर हो रही है, रिव्यू टाइप कॉल हो रही है, तीसरी कॉल बोल रहे हैं साल की है, विच इज ऑलमोस्ट अ कॉल अ मंथ, तो किस तरह आप देख रहे हैं इस 3 महीने के बाद, क्योंकि अब हम शायद पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या रहा है ये 3 महीने भारत के लिए यूएस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर? देखिए, हमने शुरू में एक पॉइंट मेंशन किया था कि इसने जो हमारे साथ ट्रेड में किया, हमारे साथ जो बदतमीजियाँ की, तो देखिए एक कहते हैं दिल बड़ा रखना पड़ता है, कई बार हालात हो जाते हैं और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो बड़ा कुछ हो जाता है। हमें ये भी एक सोलेस मिलता है कि सिर्फ हमारे पीछे नहीं पड़ा हुआ था। जब ये टैरिफ कर रहा था पूरी दुनिया के ऊपर लगाए हुए थे इसने, ठीक है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अब हम रशिया से तेल खरीदे थे, हमने बड़ा पैसा कमाया, तो चलो ठीक है, वो ख़त्म होगी ना बात। अभी देखिए ये जो हमारे मीडिया वाले जिनको लगा कि पाकिस्तान जो है वो हमें मीडिया पे, मैं तो मैं आई डोंट वॉच टीवी न्यूज़, बट मुझे बताया गया कि मीडिया कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए, और मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी रही है शुरू से। देखिए 370 की भी जो पहली क्लॉज है यूएन रेजोल्यूशन, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान अपनी फौज हटाएगा तो यहाँ पे प्लेबिसाइट होगा। हर बार वो प्लेबिसाइट की बात करता है यूएन में, पहली क्लॉज खुद फुलफिल करता है, और हम उसको ये नहीं कह पाते यूएन में उठ के कि भाई तू पहली वाली कंडीशन फुलफिल करना फिर हम करते हैं। तो वो मकार हैं वो, और उनकी एक डिप्लोमेसी की फतेह सक्सेस इसमें भी है कि वो चाइना से भी बना के रखते हैं और अमेरिका से भी बना के रखते हैं। बट इस कॉन्टेक्स्ट में उनको विजेता घोषित कर देना, अपने आप को नीचे बोलना, ये बड़े ही एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, जो जानबूझ के एजेंडा जो पेडल किया जा रहा है हमारे खिलाफ। पर अब उसको आज जवाब मिल गया होगा कि जहाँ पे टॉक्स हुई वहाँ ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कोई बात नहीं की, जहाँ टॉक्स नहीं हुई हेड ऑफ स्टेट से बात हुई। अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी को कॉल करके बात करता है, अपने आप में एक इंडिकेशन है कि वो उस कंट्री की मुकाम क्या है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाला जो इसने डिसीजन ले लिया था पहले कि बंद कर दूंगा, कल शायद मोदी साहब से डिस्कस हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना कि उनको भी लग रहा है ट्रंप, हम जितना मर्जी उसको बेवकूफ़ समझें कुछ, उसने एक बिजनेस एम्पायर खड़ी की है बॉम्बे में, जुहू में, जो सोहो की बिल्डिंग है, पॉसिबली सबसे महंगा पर स्क्वायर फुट है वो उसकी बिल्डिंग है। तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि कल नेपी से निकला खोल के और आज बिजनेस, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। शायद उसको भी लगता होगा, और उसने मेंशन भी किया था कि मेरे को डिफेंस सेक्रेटरी ने गलत फीडबैक दी, एक बार बोल गया था 2 हफ्ते पहले कि मेरे को कह रहा था ऑपरेशन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। पॉसिबली किसी ने कहा भैया दूसरों की राय ले ले, सेकंड ओपिनियन ले ले, कि एक ऐसे बंदे से पूछ जिसको पता है दुनिया, अपने इनको छोड़ दे 4-5 नमूने जो तेरे आगे पीछे घूम रहे। बिकॉज मार्को रूबियो और वांस का तो बेड़ा गर्क कर दिया, फ्यूचर इसका खत्म है उनका, बिकॉज दे आर मोस्ट अनपॉपुलर मैन टुडे इन अमेरिका। तो वो नेक्स्ट इलेक्शन तो नहीं जीतने वाले। तो बोला तू किसी से कंसल्ट कर ले। इसके बाहर वाले दोस्त कौन है? इजरायली है, वो तो कहता मारने के बिना बात ही नहीं कर रहा। और शी जिनपिंग तो दोस्त ही है ना, प्यूटिन भी दोस्त थोड़ी है, वो कंपटीटर है। फिर हम बचे हम लोग, मैच्योर जो देशों की बात होती है, तो हम उस लीग में हैं। तो उन्होंने बात की होगी, हो सकता है नोइंग ट्रंप, मतलब ही इज कैपेबल ऑफ आस्किंग मोदी जी बताओ यार क्या करूं मैं, ही इज कैपेबल ऑफ सेइंग दैट, मतलब ही हैज नो हैंगअप्स दैट वे। शायद ऐसी बात हुई हो, जब बोला होगा कि यार इसका ये जो ब्लॉकेट, बिकॉज ब्लॉकेट वाज वेरी सीरियस थिंग, इसके रिप्रिकॉशन न्यूक्स पे जाके रुक सकते थे, दुनिया की तबाही पे हो सकते थे। तो बात हुई, क्योंकि मोदी साहब ने भी इसकी बात की कि ब्लॉकेट नहीं होना चाहिए, इनकी ट्वीट में भी ब्लॉकेट हट गया, तो इसका मतलब कुछ डिस्कस हुआ है ना। अगर ब्लॉकेट का नाम भी यूज ना हुआ होता तो मोदी साहब क्यों अपनी ट्वीट में लिखते? तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो लास्ट लाइन ना सर, मैं मोदी जी का डालना चाहता हूँ, लास्ट 3 lines, स्ट्रेट ऑफ middle of the third line, we also discussed the situation in West Asia and stressed the importance of keeping the Strait of Hormuz open and secure. तो ये बेफालतू में तो आ नहीं रहा। इस समय बोला जाए कि हमने डिस्कस किया ओपन रखने का, सिक्योर रखने का, और ब्लॉकेट चलता रहे, दैट वुड मेक नो सेंस। पॉसिबली अमेरिका ने ये बोला होगा कि क्या आर यू विलिंग टू गिव प्रोटेक्शन टू, बिकॉज इन दुनिया का ना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, इंश्योरेंस 5 गुना बढ़ गया है। आज अगर आप, ट्रंप कहता कि मैं ब्लॉकेट खोल रहा हूँ, जाओ, हॉर्मुज़ खुल गया, अब ईरान कुछ पंगा ना कर दे,
जहाँ ईरान भी बोले ओके ठीक है मैं यूरेनियम थोड़े 4-5 साल नहीं करूंगा, तो भी उस इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस करना, उसको वो ट्रस्ट और शिपिंग कंपनी को ट्रस्ट वापस आने में दिनों दिन लग जाएंगे। ऐसे में अगर भारत उठ के बोलता कि ओके वी आर देयर, वी आर गार्डिंग, कम विल टेक केयर, हो सकता है। जो हमने पहले भी किया, जब पायरेट्स की इशू हुआ था, हमने वो इंटरनेशनल कोलिशन ज्वाइन नहीं की, लेकिन सबसे ज़्यादा काम हमारे भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड ने वहाँ पे किया। तो ये हो सकता है कि ऐसा कुछ डिस्कस किया, पूछा हो मोदी साहब को कि आर यू विलिंग इन केस आई विड्रॉ, मैं आगे आऊँगा, तो भारत तो कहेगा भाई तू आगे लड़ ले, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि ठीक है यार मैं पीछे हट रहा हूँ, और ईरान, अच्छा ईरान से हम लोग हैं, हम ईरान से भी बात कर सकते हैं, हम यूएस से भी बात करते हैं, पाकिस्तान किस मुंह से ईरान से बात करें? उनका क्या बोल रहा था ख्वाजा कि इसे यूजलेस कंट्री, कैंसर है, ये है, वो इसराइल को भी गाली निकाल रहा है, ईरान को भी गाली निकाल रहा है, और उनको अपने देश में बैठ के बोल रहा है और बात करो। तो हमारी जो मैच्योरिटी है वो डिप्लोमेटिक लेवल पे वो अपना रिजल्ट दिखा रही है। बाकी हमारा मीडिया कुछ भी बोले, इश्करंजा, आपको पता है पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और लोग क्या क्या बोल देते हैं। तो आई मैं इस इंस्टांस को ऐसे देखता हूँ कि हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग में जो दुनिया के मुकाम पे जो स्टेज पे हमारी जो जगह है, उसको जब ये बात हुई है और उसके नेक्स्ट डे ये बात ट्वीट करती है कि मैं हटा रहा हूँ ब्लॉकेट, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूव है। अगर हम इसको ना देखना चाहें तो हमारी मर्जी। जी नहीं सर, वो क्योंकि और स्पेशली जैसे उन्होंने लास्ट लाइन पे इसी पे फोकस किया है कि भैया ओपन भी और सिक्योर भी, इसलिए मेरे को लग रहा है कि सिक्योर में शायद हम कोई प्ले ना करें रोल, हो सकता है। सर नेवी तो अपनी वहां पे वैसे भी है, और पर सर एक जो रहता है कि यूएस तो हर समय चाहता है ट्रूप्स भेजें, इंडिया से ट्रूप्स हैं, उसको समहाउ ये एक बहुत क्योंकि इंडियन जहां भी जाते हैं असिमिलेशन है, तो ऐसा नहीं है ट्रूप्स वहां पे पहुंच के जी अपनी कोई जिहाद शुरू कर देंगे, जो एक खतरा कई देशों के साथ रहता है। या जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर, मैं आऊंगा पाकिस्तान वाले एंगल पे, कि सुन्नी शिया वाला एक अलग ही एंगल चल सकता है, भैया क्या हो जाएगा। तो इसराइल भी जब इंडियन पीस की, पर हमने ब्रॉडली विदाउट यूएन सैंक्शन हम कहीं उस तरह भेजते नहीं। अब सर मैं इंडियन ट्रूप्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा, क्योंकि अभी तो दुबई भी है, जैसे Dubai might also need security forces because it cannot rely on America like that. पाकिस्तान कितना रिलायबल है, और जो ये सारी वेस्ट एशियन नेशंस हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट सर? ए एज इंडियन स्ट्रेटेजी, बी क्या हमें यूएस तरह एक्स आर्मी मैन, एंड आई वुड वांट योर इनपुट, जो प्राइवेट कंपनीज खोलते हैं, वो प्राइवेट मिलिशिया वाला एंगल है पूरा, डू यू सी अ रोल फॉर इंडिया इन वेस्ट एशिया इफ ऑब्वियसली गवर्नमेंट परमिशंस एंड ऑल होंगी? डू यू सी दो सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, और व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट पॉसिबिलिटी? जी देखिए, अमेरिका और गल्फ का जो आप जैसे कहते हैं कि अमेरिकन को प्रोटेक्शन गारंटी दे रखी थी सबको, जीसीसी कंट्रीज को, मैं तुम्हें बचाऊंगा, बचा नहीं पाया, और आज ही सऊदी अरबिया के फिर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यार क्या किया इन्होंने, तो कुछ बर्बादी कर दी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन आइसोलेशन, क्लियर दिख रहा है कि वो कहीं जाओ बाढ़ में यार। बिकॉज आपको याद है जब 2 साल पहले ईरान और सऊदी अरबिया का हाथ मिला लिए थे चाइना ने दोनों से हाथ मिला लिए थे, बिकॉज बाइडन का पंगा हुआ था सलमान के साथ, प्रिंस सलमान ने बाइडन से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। उसके बाद जाके वो ईरान के साथ हाथ मिला के बैठा, विच वॉज नॉट थॉट ऑफ, सुन्नी स्टेट शिया स्टेट, कराया किसने? चाइना ने। और उससे भी अमेरिका को बड़ी आग लगी थी कि ये कौन होता है हमारी जगह, बिकॉज ये अब्राहम रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, उधर वो अपनी दोस्ती में लगाना लगता। इन आइसोलेशन परफेक्टली पॉसिबल है कि अमेरिका की जगह खाली हो सकती है और एक बाहर की शक्ति इसमें स्टेप इन कर सकती है। उसमें ऑप्शंस क्या हैं? 2 हैं, चाइना भी है, हम भी हैं। चाइना की बिकॉज पहले भी प्रेजेंस गल्फ में कम है, पर्शियन जैसे ये अपना इराक है इसमें थी, और अगर आप अर्बन कंट्रीज की बात करते हैं, सीरिया में इनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस था पहले। लेकिन आइसोलेशन में देखना भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि पेट्रो डॉलर का जो बिजनेस है, जिसमें अमेरिका अपने डॉलर को प्रोटेक्ट करता है, ये यकीन करके कि ये ओपेक जो कंट्रीज हैं और सऊदी अरबिया बेसिकली ये यकीन करे कि तेल का ट्रेड जो है सिर्फ डॉलर में होगा, उसमें इनके डॉलर की वैल्यू बड़ी रहती है ना। हम ये कहेंगे छोड़ो यार, अब अमेरिका अपना तेल निकाल रहा है, बिकॉज अमेरिका एज ए पॉलिसी अपना तेल निकालता नहीं था, उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रखे थे कि दुनिया से खरीदो, जब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तब हम निकालेंगे। पर अब उनको लग रहा है कि दुनिया अभी अल्टरनेट एनर्जी पे मूव कर रही है, कोई सोलर, कोई हाइडल, तो एटॉमिक, तो शायद इतना रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपना तेल खुद निकाल रहे हो तो आपको क्या चिंता, आप डॉलर में बेचो। ये भी तो हो सकता है कि हम डॉलर में बेचेंगे, दुनिया खरीदेगी, और यहाँ बसड़ मची हुई है। कुवैत का जो गैस है वो अगले 3 से 4 साल तक रिज्यूम नहीं होगा, $26 बिलियन का नुकसान हुआ है उनको। तो उसमें अमेरिका कह सकता है मैं बेचूंगा, लेकिन इन सब कंट्रीज ने अपनी करेंसी जो है पैक कर रखी है डॉलर के साथ। तो अगर डॉलर वीक होता है, अगर ऑयल सारा युआन में और रूबल में और रुपीज़ में ट्रेड शुरू हो गया यहाँ पे, अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाए
और हम सारे आपस में अपना गिव एंड टेक में शुरू कर दें तो डॉलर पे फ़र्क पड़ेगा। उस डॉलर पे फ़र्क पड़ने का जो इम्पैक्ट है वो गल्फ कंट्रीज में भी आता है, बिकॉज इनकी पैक्ड है करंट। डॉलर ऊपर जाएगा, इनकी करेंसी ऊपर जाएगी, डॉलर नीचे जाएगा। तो इन आइसोलेशन यस, बट अगर ओवरऑल देखो तो मुझे लगता है कि इट विल बी डिफिकल्ट। और मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस मतलब कहूँ कि एज ए कंट्री हमें गल्फ के साथ सिक्योरिटी वाले एंगल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनके अंदर इतने स्यापे हैं, इतने लड़ते हैं आपस में, क्योंकि सारी रॉयल्टीज़ हैं। आपने जीसीसी बनाया, कसमें खाई कुरान शरीफ पे हाथ रख के, एक पे अटैक होगा हम सब कर रहे हैं। कौन से जब कतर पे अटैक कर रहा था इसराइल तो कौन आया? तो ये अनरिलायबल किस्म के लोग हैं। जो दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कहा वो बिल्कुल जो प्राइवेट आर्मीज़ की जिसको हम कहते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, तो दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑलरेडी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह काम करते हैं दूसरे देशों के झंडों के नीचे। एक बहुत फेमस हो रखे हैं आजकल, यूट्यूब पे भी आते हैं, ट्विटर पे भी आते हैं, मेजर साहब हैं। उनकी भी अगर आप जीवनी देखें तो वो भी अफगानिस्तान में एक बार प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, मैं काफ़ी ऑफिसर्स को जानता हूँ जिन्होंने बड़े यंग रैंक में नौकरी छोड़ी या शॉर्ट सर्विस थे, और फॉरेन मिशंस पे किसी दूसरी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी के साथ जुड़ के उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर काम किया। तो हमारे कैपेबिलिटी है। और जो आपने ये कहा कि डिमांड की बात है कि हम जिहाद नहीं फैलाते, हम गंद नहीं फैलाते, तो इवन जब यूक्रेन की बात चलती है ना, यूक्रेन और रशिया की पीस की, बफर जोन में आज भी डिस्कस होता है कि भारत की फौज आएगी, पीस कीपिंग, वो अगेन वो स्टेटस हमारा है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है अगर ऐसा हो, बिकॉज एक तो एम्प्लॉयमेंट, ऊपर से पे स्केल्स और उसमें जो इनकम होती है काफ़ी हाई लेवल की होती है। और हमारे जवान जो 35-36 साल में रिटायर हो जाते हैं, 38 साल क्या उम्र, आपके गांव में देखा होगा, हरियाणा में कम थोड़ी है, 38 तो घर आके बैठ जाते हो, आपको नौकरी देके राजी नहीं। तो एक बहुत अच्छा एवेन्यू है, बाकी रिस्क तो खैर रहता ही है, तो वो पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है। आई एम नॉट फ्रैंकली, मैंने स्टडी नहीं किया, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द लीगल पोजीशन, बट आई प्रिज्यूम, मैं प्रिज्यूमेबली बोल रहा हूँ कि जब अगर कोई फौजी कर रहा है, फॉरेन कंपनी से कर रहा है, उसको तो सरकार रोक ही नहीं सकती, सिटीजन है, उसकी जो भी नौकरी दी हो जाए। बट आई डोंट थिंक कि इंडियन कंपनीज ये काम कर रही हैं कि इंडिया प्राइवेट, एक इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी प्राइवेट, जैसे आजकल बहुत सारी सिक्योरिटी फर्म्स हैं, बट इंटरनेशनली भेज के कर रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। आई डोंट नो व्हाट द लीगल पोजीशन इज। नहीं, अभी नहीं कर रहे, नहीं, लेकिन वो हो सकता है ना, लाइक मेरे को अगर से दुबई को प्रोटेक्शन देनी है और मेरे पास 1000-2000 एक्स सर्विसमैन खड़े हैं, तो मैं दुबई के उसको बोलूंगा भाई ऐसा तो लेट मी ओपन माय कंपनी इन दुबई, और मैं बंदे लेके आता हूँ, तो वर्क परमिट दे तो हम करेंगे। बट लोगों को समझना चाहिए हम गार्ड ड्यूटी की बात नहीं कर रहे, सिक्योरिटी गार्ड, हम प्रॉपर सोल्जरिंग अलग यूनिफॉर्म पहन के तो उसकी बात कर रहे हैं। और इट्स नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली, इट्स अ वेरी गुड थिंग विच, मतलब मैंने भी इसके बारे में सोचा नहीं, बट अगर ऑफिशियली वहाँ इन्वॉल्व होने से अच्छा है गवर्नमेंट को। देखिए आप जैसे कह रहे हैं ना, आज तक नहीं हुआ, तो आज से पहले हमारा डिफेंस प्रोडक्शन भी नहीं होती थी, हम डिफेंस एक्सपोर्ट भी नहीं करते थे हथियार बना के, तो थिंग्स आर चेंजिंग। तो अगर एंड ऐसा इन माय हो माइंड सर, इट वाज आल्सो बिकॉज जैसे आप बोल रहे हैं 40 इज नो एज और 38 इज नो एज, यू आर हेल्दी फिट, एंड गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन दैट सेंस कि भाई प्राइवेट कंपनी है, जो अगर सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है, दुबई दे रही है, और प्राइवेट सिटीजन हैं जाना चाहते हैं, जो भी लीगल फैसिलिटेशंस हैं वो इंडियन कंपनीज क्यों ना करें? क्यों? और इतना हमारे पास समहाउ मैन पावर है, उसको हम यूज, और वर्ल्ड को जरूरत पड़ रही है उसको। और फ्रैंकली सर, दुबई कोई बहुत रिस्की जोन भी नहीं है, कोई भी ऐसी कंट्री इज नॉट इवन कंपेयर टू व्हाट आवर सोल्जर्स फेस अक्रॉस इंडिया। क्या है वहां पे? तो उससे तो ऑप्शंस होनी चाहिए व्हेन वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड क्रिएट दोज नेशंस डिपेंडेंसी ऑन इंडियन सोल्जर्स आल्सो। दैट इज जो आपने लास्ट वर्ड कहा ना, डिपेंडेंसी मॉडर्न जमाने की डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा टूल है। और जब मैं कहता हूँ कि चाइना को कॉरिडोर दे दो, तो यही है, आप डिपेंडेंसी क्रिएट करो, बंदा फंस गया आपके जाल में। और ये बड़ा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लाइक मैंने कहा, ये कोई बैंक के बाहर खड़ा हुआ गार्ड नहीं है, बड़ा डिग्निफाइड काम है। और ये भी आप इमेजिन कीजिए ना, आप किसी देश में अपने 4000 एक्स सर्विसमैन भेज रहे हो, नेचुरली फिर धीरे धीरे उनके बच्चे वहाँ जाएंगे, फैमिली सेटल होगी, उसमें जो आपका सॉफ्ट पावर जो डेवलप होती है, उस कल्चर को आप जो इन्फ्लुएंस करते हो, वो देखो ना 20 साल के बाद दुबई में, जैसे आप बहरीन कभी अभी गए होंगे, तो बहरीन के एयरपोर्ट पे और दुबई में भी होता है अनाउंसमेंट हिंदी में होती है, इंग्लिश, हिंदी और अरबी तीनों लैंग्वेज में होती है, बिकॉज जितना डायस्पोरा हमारा वहाँ काम करता है, जिस होटल में जाओ 5 स्टार में, सारे मैनेजर उसके इंडियन मिलते हैं आपको, ऑलरेडी यू आर देयर, बट वाई नॉट। और ये बड़ी सही बात है, आप इजराइल में 1 लाख या ताइवान में 1 लाख हाउस हेल्प भेजने के लिए तैयार हो,
उसके मुकाबले में अगर अपने सोल्जर्स को आप एक डिग्निफाइड रोल में भेज सकते हो तो व्हाई नॉट। जी सर, अब थोड़ा आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने ये पीस टॉक किया पर साथ ही साथ दो घटनाएं हुई उनको। यूएई को क्या हुआ कि सडनली वो लोन वापस मांगता है? कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जब प्रेसिडेंट यूएई के आए थे, अभी फॉरेन मिनिस्टर भी वहां होके गए, तो यूएई इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स क्लोजर एंड क्लोजर कोऑपरेशन विद इंडिया। दूसरे कहते हैं ये यूएस की ही ये चाल होती है कि भैया पहले पाकिस्तान को और डेस्परेट करो, मरते को और मारो, मेरे ख्याल से वैसे ही मरा, क्या मारने की जरूरत है, और फिर सऊदी अरेबिया से लोन दिलवाओ। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस मनी पॉलिटिक्स ऑन पाकिस्तान? जी, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इशू है, लेकिन ये भी मान के चलें कि अगर हम आज ना देखें, पिछले 6 साल पीछे चले जाएं तो एक I2U2 बन के यहाँ पे ग्रुप बना था, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। उसके बाद क्या हुआ कि उसी टाइम हमारे यहाँ पे क्वाड बना था, सेम टाइम पहले क्वाड बना, उसके बाद ये बना। क्वाड में इंडिया ने कहा भाई हम मिलिट्री एंगल ला नहीं सकते, नहीं लाना चाहते, और यहाँ पे भी ये भी नॉन मिलिट्री है। बट यूएसए को आपने इसमें से कोई सुना नहीं। उसके बाद I2U2 में क्या किया, कुछ नहीं हुआ। अब्राहम अकॉर्ड कराने की कोशिश करा और कुछ नहीं हुआ। भारत का रोल भी ठीक है, हमारे इजराइल के साथ दोस्ती तो है ही है और यूएई के साथ भी है, लेकिन यूएई और इजराइल ने बड़ा काम किया पिछले 6 महीने में। जो न्यू सोमाली लैंड बनाया, सोमाली लैंड कंट्री जो माउथ ऑफ रेड सी पे है, उसको रिकग्नाइज किया इजराइल ने और यूएई ने। और यमन के साउथ में रेड सी के माउथ पे दूसरी तरफ सोमाली लैंड के सामने एक आइलैंड है यमन का, जिसमें यूएई का एयर बेस है। और यूएई तब वहां से ऑपरेट करता था जब यूएई और सऊदी मिलके यमन में हुथियों को मारते थे। फिर ऊपर अल्जीरिया, यहाँ पे काफ़ी जगह पे यूएई ने अपनी प्रेजेंस बना ली। यूएई और सऊदी जो हैं वो इसेंशली दुश्मन है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। क्यों? बिकॉज सऊदी कहता है मेरे पास मक्का मदीना, मैं मुस्लिम राज का वो हूँ। यूएई ने कहा भाई मैं ऐसे करता हूँ कि ये तू अपना ये जो आपसे आज से 5 साल पहले पता ना आपको, सऊदी लेडीज़ गाड़ी नहीं चला सकती थी, हिजाब कंपलसरी था। हमारे ऑफिसर्स जब जाते थे अपनी लेडीज़ को लेके विजिट पे, तो एयरपोर्ट पे ही बुर्का मिलता था पहनने के लिए। ये थी सऊदी अरबिया की अप्रोच एमबीएस के आने से पहले। यूएई ने क्या किया इसके मुकाबले, उन्होंने पूरी अपने आप को पूरी दुनिया के सामने खोल दिया। उधर आप इस्लाम का आई भी ज़्यादा बोलोगे तो उठा के अंदर डाल देते हैं, मतलब बकवासबाजी भी को पसंद नहीं, हर बंदा सेफ फील करता है। उन्होंने कहा भाई हमारा तेल सूख रहा है, 7 स्टेट्स हैं, 2 में सूख गया, बाकी में कैपेसिटी इतनी है नहीं, हम इसको सॉफ्ट पावर कर दो, दुनिया भर के आपने बिजनेस सेंटर वहाँ पे खोल दिए। तो उनका एक कंपटीशन, और ये सऊदीज़ का प्लान भी था। और सऊदीज़ की एक 400 लंबी सिटी भी बन रही थी, न्योम क्या, वो नहीं बन रही बिकॉज पैसे खत्म हो गए, अभी कह रहे हैं 50 किलोमीटर बन रही है। तो इनका आपस में कंपटीशन है। तो यूएई का पाकिस्तान से पैसा मांगना वो समझ आती है, बिकॉज ठीक है अभी दोस्ती यारी निभानी पड़ती है, शायद हमने कहा हो। और पाकिस्तान है तो बदतमीज देश ना, आपको पता है, हर से बदतमीजी सबसे करता है। सऊदीज का जो आप अमेरिका का एंगल खेल रहे हो, उसमें ये है अमेरिका का कोशिश रहता है कि मैं ना लड़ूं, बाकी सब लड़ें, मैं अपने बूट्स ग्राउंड पे ना जाए बाकी। तो सऊदीज को अगर पाकिस्तान हिचकिचा रहा था कि यार हम ईरान से कैसे लड़े, ईरान हमारे बगल में है, पंगा पड़ जाएगा, तो उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की। यूएई को बोला तो पैसे मांग, सऊदी को बोला तो पैसे बढ़ा, पैसे बढ़ाते हुए बोल कि तू अपना पैक्ट जो किया था, डिफेंस पैक्ट, मेरे पर हमला हुआ तुमने किया नहीं, अब आ जा। और अब उसको अपने, क्यों मैं आपसे एग्री करता हूँ अमेरिका की गेम की, जिस दिन टॉक्स हो रही थी इस्लामाबाद में, उसी दिन पाकिस्तान ने अपने फौजी सैनिक और जहाज भेजे सऊदी में, KSA में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इसलिए भेजे कि आपने ईरान के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश की, देखो कि अब हम भी सऊदी से खड़े हो गए हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो सऊदीज का एक कहना है ये है कि अभी जो, जैसे आपने कहा था कि अमेरिका गारंटी नहीं दे पाया, तो अभी अपनी प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हैं सारे, जैसे इंडिया की तरफ भी आएंगे, यूएई भी पॉसिबली आएगा। सऊदी कह रहा है कि मेरे पास अभी न्यूक्लियर पावर खड़ी है मेरे पीछे, पाकिस्तान। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और इसराइल का आपस में 36 का आंकड़ा है, और सऊदी अरबिया जो है वो अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकता आज की डेट में, क्योंकि आपकी करेंसी पिच्ड उसके ऊपर लगी हुई है साथ में, और पैक्ड है, ऊपर से आपका ऑयल डॉलर का वो है, जो भी सब ड्रामा है। और सऊदीज का पैसा बहुत लगा होता है अमेरिका, ट्रंप की अपनी बिजनेस में एमबीएस का पर्सनल पैसा लगा हुआ है। तो इतनी आसानी से उनका डिवोर्स हो नहीं सकता सऊदी का अमेरिका के साथ। अगर नहीं हो सकता तो इसराइल और अमेरिका का तो वैसे नहीं हो सकता। तो क्या हम एक जो सऊदीज में एक बात पाकिस्तान जो घुमा रहा है, वो कह रहा है कि कल को जब पैलेस्टीन पे बात होगी, और 2 स्टेट थ्योरी जो कि हम भी कहते हैं, अमेरिका भी कहता है, सऊदीज भी कहते हैं, इसराइल नहीं मानता कि एक पैलेस्टीन स्टेट एक इसराइल स्टेट, उस पर जब बात होगी तो सऊदीज की वेटेज बढ़ गई है, उनके पीछे एक न्यूक्लियर पावर खड़ी है जिसका नाम पाकिस्तान है।
लेकिन अगर वैसी बात है तो अमेरिका, इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और वही अमेरिका सऊदी के पीछे भी खड़ा है। तो ये बहुत बड़ा एक झमेला मचा हुआ है ऑन ग्राउंड। इश्करन जी, सऊदी अरबिया ने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इजराइल के साथ जो लड़ाइयाँ हुई, इजिप्ट की हुई, जॉर्डन की हुई, सीरिया की हुई, सऊदी तब नहीं लड़े, कभी नहीं लड़े। उल्टा इनके मक्का मदीना में मिलिट्री टेररिस्ट घुस गए थे, तो उनको निकालने के लिए इनके पास औकात नहीं थी। तो फ्रांस से एडवाइजर आए थे, जब वो आए तो बोला तुम मक्का नहीं जा सकते, तुम काफिर हो, तुम मक्का से 20 किलोमीटर बाहर बैठो, हमें बताओ करना कैसे। जब उसने प्लान बनाया तो बोला हम नहीं कर सकते, पाकिस्तान से फौज मंगवाई। तो ये इनकी मिलिट्री की पावर है। तो जो डिफेंस पैक्ट साइन किया पाकिस्तान के साथ कि तुम्हारे पे अटैक होगा तो हम दोनों पे मानेंगे, मेरे पे अटैक हुआ तू अपने पे मानेगा। तो अगर कल को भारत ने पाकिस्तान की पिटाई की तो आपको क्या लगता है सऊदी अरबिया से क्या आएगा? वहां से कोई झाड़ू भी चढ़ के उड़ता आएगा? कुछ नहीं आने वाला। और सऊदी को अगर पीटना शुरू किया ईरान ने, जो पीट चुका है, तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया? अभी वहां पे आपने 13,000 फौजी भेज दिए। पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरबिया का बॉर्डर टच नहीं करता, बीच में इतना बड़ा मुल्क है इराक, तो आपने थल सेना क्यों भेजी? एयरफोर्स भेजे समझ आती है, एयर डिफेंस समझ आता है, आपने 13,000 सिपाही क्यों भेजे? क्या आपको लगता है कि ईरान इराक में से गुजर के आएगा और सऊदी के अंदर घुस जाएगा, इन्वेजन करेगा? तभी तो आपकी ग्राउंड फोर्सेस काम करेंगी ना। या सऊदीज को लगता है कि यहाँ ब्लॉकेड अगर चलता रहा और रेड सी में ब्लॉकेड लगा दिया हुतीज ने, उसको हटाने के लिए पाकिस्तान आर्मी का यूज करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी मारी जाएगी। तो ये बेसिकली अपने बंदे पैसे के कारण बेचे हैं। ये कोई डिफेंस पैक्ट, ये पैक्ट ना, आपको पता ना, पैक्ट इक्वल्स में होता है, कहीं ना कहीं आप बराबर होते हो। कर्नल साहब, ये जो पैक्ट तो है ही नहीं है, एक बहुत क्लियर ट्रांजैक्शन है, पैसे आ रहे हैं, यूएई मांग रहा है, तो वो तो है। बट इसका पाकिस्तान में क्या फॉल आउट है? क्योंकि आपने बात की हुई है कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में क्या है, शियास पे आप वैसे ही कह रहे थे कि भैया ये किस तरह कर रहा है। अब इसके ऊपर तो आपने जख्म पे फुल नींबू मिर्च नमक सब अच्छी तरह रगड़ दिया है। तो शियास जो एक तरह से ओपन रिवोल्ट में नहीं थे, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और शियाज तो लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, हर जगह है। तो सर उधर ये कितनी बड़ी कॉस्ट होगी पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, जो भी बची खुची है? हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग आउट इनसाइड पाकिस्तान? सपोजिंग कल को सऊदी अरेबिया ट्रूप्स भेज देता है वहां पे जैसे तैसे करके, तो पाकिस्तान का क्या होगा? इसका जवाब मैं आपको इस एक लाइन में देता हूँ कि दुनिया की एक देश जो 5 जगह 7 बार नमाज पढ़ रहा है, ये बोल के कि लड़ाई ना लगे आगे, लड़ाई ना बढ़े, वो उसका नाम है पाकिस्तान। अगर लड़ाई बढ़ गई और सऊदी से कहा बेटा आजा तू, तो ईरान तो उनकी बत्ती बंद कर देगा। वो तो पड़ोसी ईरान है, को मारेगा, बहुत मारेगा बुरी तरह से। हालांकि इन्होंने गेम क्या खेली जो अमेरिका का एंगल में बीच में मिस कर गया। अमेरिका ने ये जो गेम खेली है, इसको सऊदी के साथ, मतलब यूएई से पैसे मंगवा के, सऊदी से प्रेशराइज करके पैक्ट रिवाइज कराया। पैक्ट तो पहले साइन किया हुआ था। उसका ये फायदा यूएसए ले सकता है कि सऊदीज को लड़ाई में झोंक के पाकिस्तान, क्योंकि पैक्ट साइन किया, आप भी लड़ाई में आ गए, तो फिर अमेरिका इनकी एयर स्पेस और ग्राउंड ओपनली यूज कर सकता है। तो अमेरिका तो यूज करेगा, वो निकल भी जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? अमेरिका तो अफगानिस्तान में भी आया, आपका यूज किया उसने, आपको पैसे दिए। पाकिस्तान 20 साल उसने अफगानिस्तान में रूल किया, जिस दिन निकला तो उस दिन से टीटीपी ने आपको इतना मारना शुरू किया कि आपको तो समझ नहीं आ रही। तो पाकिस्तान का किसी भी हालत में, कहते हैं ना, हमारे जुबान में बोलते हैं मिट्टी पलीत है। क्योंकि जब आपकी ऑर्गेनिक शक्ति नहीं है ना इश्करन जी, आप कहीं भी नहीं हो ना, अपनी इकोनॉमी कहीं है ना, आपकी पॉलिटिक्स संग से, ना आपकी डेमोक्रेसी शैम है। एक फौजी है जो अपने आप को परमानेंटली बिठा के बैठ चुका है फील्ड मार्शल बना के। फौज के अंदर डिसकंट्रोलमेंट है, शियाज को नॉन शियाज पसंद नहीं, पश्तून को पंजाबी पसंद नहीं, बलोचों में पाकिस्तानी पंजाबी को मार रहे हैं। तो आप किस औकात में जाके ये बात करें? आप तो मतलब वेटर हो, आपने होटल में बंदे बुलाए, बात कराई, नहीं हुई। तो ऐसी पावर हमेशा मार खाती है, बिकॉज अमेरिका का रिकॉर्ड है, वो आता है, आग लगाता है और निकल जाता है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन इज ऑन, जैसे कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इस पूरे जब पीस टॉक थी तो बहुत घी मिल रहा था पाकिस्तान को, टेंशन का भी, पैसे का भी, तो वो उठ पड़े और इजराइल के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर बोल पड़े। अब वो बात पुरानी हो गई, बट इजरायली माइंडसेट को आप अच्छी तरह समझते हैं। वंस इजराइल हैज अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल कि इनको जब घी मिलेगा, ये इजराइल को खत्म करने के लिए डेस्परेट है। इनके पासपोर्ट पे अभी भी लिखा हुआ है ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। तो व्हाट डू यू थिंक? और 80s में आपने आज मेंशन किया है कि न्यूक्लियर जब पाकिस्तान को उभरता हुआ था,
इंडिया एज यूजुअल मिस्टर ट्रिक, मुझे कोई संकोच नहीं बोलने में। तो इजराइल का क्या एंगल चल रहा है लॉन्ग टर्म? और इजराइल भूलता तो है नहीं, नाजीज उन्होंने 20-20 साल बाद ढूंढे, कहां जाके ढूंढे। तो डू यू थिंक नेक्स्ट आफ्टर ईरान इज सॉर्टेड आउट इज गोइंग टू बी इजराइल वर्सेस पाकिस्तान? अब वो यूएस से करवाए, जैसे मर्जी करवाए, व्हाट इज दैट प्लेइंग आउट इन द वर्ल्ड स्टेज, इजराइल वर्सेस पाकिस्तान? पाकिस्तान तो लॉन्ग टाइम से इनकी हिट लिस्ट पे है, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है वेस्ट एशिया में, उसको देख के लग रहा है कि शायद पाकिस्तान से पहले इजराइल का एक क्लैश हो जाए टर्की के साथ। टर्की के साथ? टर्की के साथ जिस दिन सीरिया में घुसे थे ना, उसी दिन आदि चिंत के चैनल पे बात हुई थी कि ये इकट्ठे घुसे हैं सीरिया में, अमेरिका टर्की को बोल रहा है, टर्की उसको इंटेलिजेंस दे रहा है और ये सब हुआ है, लेकिन ये चलेगा नहीं, बिकॉज ईरान इजराइल का जो सिस्टम है ना कि फैलते जाओ फैलते जाओ फैलते जाओ, उसको तो जी नहीं भरता। हर लड़ाई के बाद इजराइल बड़ा हो जाता है, जितनी लड़ाइयाँ लड़ता है वो बड़ा बड़ा होता जाता है। तो जब सीरिया का हुआ तो ये घुस गया गोलन हाइट्स पे, पंगा चल रहा था ईस्ट सीरिया बॉर्डर पे, ईस्टर्न इजराइल में, तो ये आगे चला गया। तो ठीक है, आगे जाके 15-20 किलोमीटर से इलाका और घेर लिया और वहां से सबको भगा दिया और अपने ज्यूज सेटल कर दिए। उसके आगे जो कम्युनिटी है वो ड्रूज कम्युनिटी है, वो गोलन हाइट में भी रहती थी, उनको मारने आए सीरिया वाले। तो इजराइल ने कहा कि ये जो एसटीएस की पार्टी है कि तुम इनको नहीं टच करोगे, इनके हम उनको सेफ्टी दे रहे हैं। उस सेफ्टी के बहाने 750 स्क्वायर माइल सीरिया का इलाका इजराइल ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रखा है, जो कि टर्की ने कहा कि टर्की का ड्रीम था पूरा सीरिया काबू करना, उसका तो ड्रीम बीच में रह गया। मतलब डेमस्कस के नीचे आपका रूल ही कोई नहीं। तो अभी जो लेबनान में हो रहा है, आपने देखा कि इजराइल ने लेबनान को मार मार के लटैनी रिवर के नीचे पूरा खाली करा दिया, लेकिन लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो अभी भी रॉकेट फायर कर रही है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी पूरा लीडरशिप आपने पहले मारी चुन चुन के, फिर आपने पेजर अटैक करवा के उनके मिडिल कार्डर को जख्मी किया, मारा। तो कोई ये पूछे कि चलो वो ड्रग में करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में डील करते हैं, सब कुछ करते हैं, और टर्की के सारे ब्रोथल वो चलाते हैं हिजबुल्लाह वाले, बट पैसा आया कहाँ से उनके पास? क्योंकि पैसा कैश एक चीज है, रॉकेट बनाने के लिए सिर्फ कैश नहीं है ना, आपको सामान तो चाहिए ना, रॉकेट उनका वो एक्सप्लोजिव चाहिए, फ्यूज चाहिए, वो उसकी बॉडी बनाने के लिए पूरा जिम्मेदार। ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे वो चीज उठाई और रॉकेट बना दिया। अभी पता चल रहा है कि वो सारे का सारा सप्लाई टर्की से आ रही है। तो एक सुन्नी मुस्लिम देश टर्की एक शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है कि तू इजराइल की पिटाई कर। तो पाकिस्तान की पिटाई के बीच में शायद पहले इजराइल का टर्की के साथ हो जाए, अदरवाइज पाकिस्तान की रडार पे इनके है, टाइम लाइन प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट इजराइल ठोकेगा। अगर उसको ईरान के पास इस्लामिक बॉम्ब होने का खतरा है तो उसको पाकिस्तान से भी इस्लामिक बॉम्ब होने का खतरा है। सर बहुत बड़ी वर्ल्ड फैक्टर्स में रशिया टाइम पे बोलते हैं, जब रशिया फंस गया था अफगानिस्तान में, इट वांटेड इंडिया टू ओपन अप पाकिस्तान जैसे यूज हो रहा था पूरा, या इजराइल ने 1982-80s में किया। तो डू यू थिंक टुडे वी आर मेंटली रेडी दैट इफ सम बिग फोर्स वांट्स टू हैंडल पाकिस्तान, सेटल पाकिस्तान, डू यू थिंक वी आर रेडी नाउ, वी वुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, या हम फिर बुद्ध का देश? कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर बुद्ध का देश पे चलेंगे फिर मारे जाएंगे, सीधी सी, हमारे पास चॉइस नहीं है। और अगर कोई आपका डर्टी काम कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान कर रहा है, चाहे टीटीपी, चाहे बीएलए, चाहे इजराइल, तो वाई नॉट। चाणक्य के देश हैं, बुद्ध तो जब आया था, चाणक्य तो हमारी रगों में होना चाहिए था, हम उसको भूल के बैठ के। वो ये तो कहता है कि बिना लड़ाई लड़े अगर दुश्मन को हरा सको, उससे बड़ा अब योद्धा ही कोई नहीं दुनिया में। तो यस, वाई नॉट। अगर ऐसा मौका मिलता है इन कॉम्बिनेशन, इन कोलैबोरेशन, और हम अकेले मारने का मौका मिलता तो हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए। अभी अगर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है तो फिर वो उसको एक कंक्लूसिव एंड देना चाहिए। उनकी मिलिट्री को इतना क्रिपल कर दो कि पाकिस्तान की जो ग्लू है ना, जिसने पाकिस्तान को जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है, उनकी आर्मी है। आर्मी को क्रिपल करेंगे तो पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा। जी। तो उसमें अगर हम बुद्ध अगर हमें याद आ गया तो फिर किताबें लिखी जाएंगी। पहले सरकार के बारे में लिखी जा रही है, अब इनके बारे में लिखी जाएंगी। हमारे बारे में लिखेंगे, हम वोट डाला फिर देखेंगे। जी सर, थैंक यू सर फॉर कवरिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम, और सारे टॉपिक्स आपने एज यूजुअल इन योर यूनिक स्टाइल with all the deep information, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Namaskar. Jai Hind, sir.